नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के यूपी पेट एग्ज़ाम की। यूपी पीईटी यानी पेट का जो एग्ज़ाम है, इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम यूपी ट्रिपल एससी के इस यूपी पेट से संबंधित तैयारी आपकी प्रारंभ कराने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह जो सीरीज़ है यूपी लेखपाल, लोअर पीसीएस, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट आदि यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के अलावा सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। सीरीज़ में हम सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को कवर करेंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास की तीनों शाखाएं यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसके अलावा भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान एवं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, इन सभी विषयों को इस सामान्य विज्ञान यानी सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में कवर करेंगे। आज यह सीरीज़ का पहला भाग है, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न हमारा इतिहास की आधुनिक भारत से संबंधित है और सभी परीक्षाओं में याद रखिएगा कि आधुनिक भारत से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ज़्यादातर जो प्रश्न है इतिहास में वह आधुनिक भारत की शाखा से आते हैं। इसलिए हमारी इस सीरीज़ में भी आधुनिक भारत से ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, मुस्लिम पृथक चुनाव किस अधिनियम से संबंधित है? मुस्लिम पृथक चुनाव जो अधिनियम है 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से संबंधित है। आज़ादी से पूर्व गांधी युग के दौरान कुछ अधिनियम महत्वपूर्ण हैं जिनके विषय में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन सभी अधिनियम के विषय में। प्रांतों में द्वैध शासन का सिद्धांत एवं भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात, ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से संबंधित हैं। 1909 के अधिनियम से पहले भी बता चुका हूँ प्रश्न में, मुस्लिम पृथक चुनाव है, प्रांतों में द्वैध शासन एवं भारत में उत्तरदायी शासन के सूत्रपात 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से संबंधित है। इसके बाद बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो है 1929 के सादा एक्ट अधिनियम से संबंधित है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें संघ का द्वैध शासन सिद्धांत एवं संघात्मक सरकार की स्थापना शामिल है। अगर पूछा जाए प्रांतों का द्वैध शासन, तो 1919 के अधिनियम से आपको टिक करना है, यानी उस अधिनियम से संबंधित है। और संघ का द्वैध शासन पूछा जाता है यानी केंद्र का द्वैध शासन, तो आपको 1935 के भारत सरकार अधिनियम को इससे जोड़ना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अशोक का कौन सा शिलालेख मनुष्य एवं पशु चिकित्सा से संबंधित है? अशोक के शिलालेखों पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो जो मनुष्य एवं पशु चिकित्सा से संबंधित अभिलेख है, शिलालेख है, वह अशोक का दूसरा शिलालेख है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि को निषेध किए जाने एवं खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध करने का वर्णन है, जबकि दूसरे शिलालेख में समाज कल्याण के अंतर्गत मानव एवं पशु चिकित्सा एवं पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा अशोक का एक 13वां महत्वपूर्ण शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का भी वर्णन है। तो ये प्रमुख शिलालेख हैं, इनके विषय में याद रखिएगा। बाकी हमारी मौर्य साम्राज्य की जो मास्टर वीडियो आने वाली है उसमें हम सभी शिलालेखों को काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी तक हमारे चैनल पर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक साहित्य के ऊपर मास्टर वीडियो आ चुकी है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पुराने डाटा के अनुसार जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग एवं गरसप्पा जलप्रपात को कहा जाता था, परंतु याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है और यह आयोग का उत्तर भी यही है। कई किताबों और यूट्यूब चैनल्स पर सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात को बताया गया है, जो कि गलत है। इसके विषय में याद रखिएगा। मंडी परिषद में यह प्रश्न पूछा गया था और आयोग के अनुसार जो सही आंसर था वह कुंचिकल था।
तो कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई भी दी हुई है 1455 मीटर है, 455 मीटर है। यह कर्नाटक में बरहई नदी पर स्थित है, जबकि जोग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। तो काफ़ी अंतर है इनकी ऊंचाइयों में। और जोग गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में एक बात और भी जान लीजिए कि इसका नया नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात है, यानी महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जोग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात को जाना जाता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंदा सिंह बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? तो बंदा सिंह बहादुर सिखों के राजनीतिक गुरु हैं, जिनका नाम लक्ष्मण देव था। वास्तविक नाम उनका लक्ष्मण देव था। इन्हें बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता था। बंदा सिंह बहादुर सिखों के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों जोरावर एवं फतेह सिंह के हत्यारे वजीर खां को मारकर सरहिंद पर कब्जा कर लिया था। यानी सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी वजीर खां के द्वारा। मुग़ल साम्राज्य का सेनापति था, जिसकी हत्या यानी वजीर खां की हत्या इन बंदा सिंह बहादुर के द्वारा की गई थी और इसको मारकर इन्होंने सरहिंद पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ को बनाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सप्त पैगोड़ा मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो सप्त पैगोड़ा मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में द्रौपदी सहित 5 पांडवों के मंदिर भी स्थित हैं। याद रखिएगा, 5 पांडवों के मंदिर इस सप्त पैगोड़ा मंदिर में स्थित है। यह महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुरम में स्थित है। इन 5 पांडवों को पंचरथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये रथ के आकार का मंदिर है, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल शासक राजा राज प्रथम द्वारा तंजावुर में कराया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। दोनों मंदिरों के विषय में याद रखिएगा। सप्त पैगोड़ा मंदिर पल्लव वंश में बनवाया गया था और बृहदेश्वर अर्थात राजराजेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य में बनवाया गया था, चोल शासकों के समय में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायती राज के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली किस समिति से संबंधित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति। इस प्रश्न को अनेकों बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो त्रिस्तरीय जो पंचायत प्रणाली है वह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बनाई गई थी। पंचायती राज संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। यह संविधान के भाग 9 11वीं अनुसूची एवं 243 अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो यह सभी अलग अलग पूछे जाते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज को जोड़ा गया है या किस अनुसूची में या कौन से अनुच्छेद में शामिल है। तो तीनों याद रखिएगा, भाग 9, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243। पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में किया गया था, जबकि सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू जो किया गया था अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में किया गया था। तो याद रखिएगा, राजस्थान का नागौर ज़िला बहुत ही महत्वपूर्ण पंचायती राज की दृष्टि से। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं, उनके विषय में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। यह एक याद करने की ट्रिक भी हो जाती है कि गन्ने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो उसका अनुसंधान केंद्र भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र के विषय में भी याद कर लीजिए, यह कानपुर में है और दाल अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में ही है।
इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्षेत्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो यह मेरठ में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। जबकि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र तो शिमला में स्थित है, परंतु क्षेत्रीय यानी उत्तर प्रदेश का जो आलू अनुसंधान केंद्र है वह मेरठ में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी के किस आंदोलन से तिलक स्वराज फंड का संबंध है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है तिलक स्वराज फंड। स्वराज की मांग को लेकर 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाने की वजह से इस आंदोलन को चलाने वाले फंड का नाम तिलक स्वराज फंड के नाम पर रखा गया। यानी कि जिस समय आंदोलन का प्रारंभ किया गया उस समय दुर्भाग्यपूर्ण बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। इस वजह से इस आंदोलन को जो चलाने वाला फ़ंड है उसके नाम को तिलक जी के नाम पर रखा जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की हिंसक घटना हो जाती है, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा चौरी का जो कांड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ था, तो यह भी याद रखिएगा। इस दौरान कुछ आंदोलनकर्ताओं ने पुलिस वालों के थाने में यानी कि गोरखपुर के एक थाने में पूरी आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर जाते हैं। तब गांधी जी इस हिंसा से दुखी होकर इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति से प्रश्न लिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं क्या है प्रश्न। 1857 की क्रांति का प्रथम गदर सिपाही किसे कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मंगल पांडे के विषय में। 1857 की क्रांति का जो प्रथम गदर सिपाही है वह मंगल पांडे को कहा जाता है। बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का पुरजोर विरोध किया। इस विरोध को दबाने वाले अपने लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन अधिकारियों की हत्या भी कर दी थी। आपको ज्ञात होगा कि एनफील्ड राइफल जो अंग्रेज़ों के द्वारा सैनिकों को दी गई थी उनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया जाता था, जिनका विरोध मंगल पांडे के द्वारा किया गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे ये। जब इस विरोध को दबाने के लिए अंग्रेज़ अधिकारी आगे आए जिनके नाम है लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन, तो इन अधिकारियों की मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। बाद में अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी और मंगल पांडे प्रथम गदर सिपाही के रूप में याद किए जाने लगे। 1857 की क्रांति से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हमारी आधुनिक भारत की सीरीज़ में 1857 की क्रांति के ऊपर पूरी वीडियो दी गई है, जिसमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ किस क्षेत्र से किस नेता ने नेतृत्व किया था क्रांति का और किन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इनका दमन किया गया। तो वह सारी जानकारी आपको उस एक वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राजनीति शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कईयों बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, पहले दलित राष्ट्रपति कौन है या पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है। तो सभी के विषय में इस प्रश्न में जान लेते हैं। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी को नियुक्त किया गया था, यानी कि बीबी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। हुआ ये कि हमारे भारत में तीसरे नंबर के जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है और बीबी गिरी उपराष्ट्रपति पद पर थे उस समय। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, जबकि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज यानी कि एम हिदायतुल्लाह दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो यह भी याद रखिएगा। इसके बाद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और भारत में प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले नीलम संजीवा रेड्डी थे। और प्रथम दलित राष्ट्रपति के विषय में भी याद कर लीजिएगा, के नारायणन जो थे वह प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी राष्ट्रपतियों के विषय में। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हमने डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कवर किया। आगे हमारी यह सीरीज़ इस प्रकार से जारी रहेगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।